गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस तिवारी आज क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 4 लेकर आया हूँ। ठीक है, पार्ट 4 लेकर आया हूँ। इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अभी तक हम लोगों ने जो देखा था मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट देखा था। हम लोग आज देखने वाले हैं मोलर कंडक्टिविटी of weak electrolyte। वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, अब वीक इलेक्ट्रोलाइट में हम लोगों ने पिछले टर्म में स्ट्रॉन्ग में देखा था। स्ट्रॉन्ग में हम लोगों ने देखा था, हम लोग का इस तरह ग्राफ कहीं जा रहा था। जब ये हमारा ये था और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ था तो ऐसा था। वीक इलेक्ट्रोलाइट में आप देखेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट में आपका अगर ग्राफ आपका खींचा गया है मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन के बीच में, तो आपका ग्राफ ऐसे ना होकर के ग्राफ आपका ऐसे जाता है। ग्राफ आपका ऐसे जाता है। कभी भी आप कंसंट्रेशन जीरो नहीं होता। इसका मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट कभी भी 100% आयोनाइज नहीं होता। चाहे आप उसको कितना भी इस डाइल्यूट कर दीजिए, कितना भी डाइल्यूट कर दीजिए, वो 100% डिसोसिएट नहीं होगा। 100% डाइल्यूशन उसका नहीं होता। ठीक है, अब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जब 100% डाइल्यूशन नहीं होता है, तब इसका कैसे हम लोग कंडक्टिविटी निकालेंगे जब पूरे आयंस मिलेंगे ही नहीं। तो उसके लिए जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसका मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट किया जिस थ्योरम से, तो उनका नाम था कोल्हास। ठीक है, और उनके लॉ को कहा गया कोल्हास लॉ। उनके लॉ क्या है? कोल्हास लॉ। ठीक है, इन्होंने पहले देखा कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन एट केवीआर इन्होंने देखा निकाला, तो इसकी वैल्यू आई थी 149.9। और उन्होंने जब देखा कि नेक्स्ट जो उन्होंने इलेक्ट्रोलाइट लिया, KCl और NaCl, तो इसकी वैल्यू आई थी 126.5। ठीक है, तो जब इन्होंने इसको कैलकुलेट, इसका डिफरेंस निकाला कि मोलर कंडक्टिविटी इन दोनों के बीच में कितनी होगी, इन दोनों की वजह से कितनी हो रही है, डिफरेंस कितना आ रहा है, तो निकल के आया था 0.32, 23.4। अब उन्होंने दूसरा आयन लिया, यही केटायन तो सेम रखा है, लेकिन एनायन उन्होंने चेंज किया। एनायन क्या लिया उन्होंने? एनायन लिया ब्रोमाइड। ठीक है, एनायन क्या लिया? ब्रोमाइड। ओके, ब्रोमाइड। इसकी वैल्यू आई थी 156.6। कितनी आई? 156.6। और इसकी वैल्यू आई 133.2। ठीक है, अब इसका डिफरेंस जब देखा गया, तो इसका डिफरेंस देखने के बाद ये मालूम पड़ा कि इसकी भी वैल्यू आपकी आ रही है 23.4। मतलब अगर केटायन सेम है तो उनके मोलर कंडक्टिविटी का डिफरेंस भी क्या होगा? सेम होगा। दीज आर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो इनके बीच में जो मोलर कंडक्टिविटी होगी वो क्या होगी? सेम, उनका डिफरेंस सेम आएगा। तो इसी के बेसिस में कोल्हास साहब ने अपना लॉ फाइंड किया, लॉ दिया। उन्होंने बताया, कोल्हास साहब ने बताया कि एट infinite dilution, at infinite dilution, when dissociation, when complete dissociation take place, each ion contribute definite each ion contribute definite
each ion contribute definite proportion towards molar conductivity of electrolyte irrespective with the nature of electrolyte. Irrespective with the nature of electrolyte. This law is known as Kohlraasch law. ओके, तो इस लॉ को हम लोग कैसे यूज करते हैं, कैसे इस लॉ को यूज किया जाता है, आइए देखते हैं। ठीक, आई होप इसको आप पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा। इसका हम लोग यूज देखते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में यूज कैसे किया जाता है। अगर मान लीजिए हमको निकालना है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो इसके कहने का मतलब ये है कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम आयन प्लस कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन। दिस इज द सिंपल मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम क्लोराइड। मींस इसके आयंस की जो अपनी कंडक्टिविटी होगी उनके सम के बराबर आपका इसकी वैल्यू आएगी। अब दूसरा एग्जांपल इसमें ले लेते हैं हम लोग। मान लीजिए आप MgCl2 ले रहे हैं, तो उसका कितना आएगा, Mg2 प्लस क्लोरीन कितने हैं, 2 हैं, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा Cl माइनस। उसी तरह आपका अगर मान लीजिए AlCl3 अगर आप कर ले रहे हैं, तब आप कितना आ जाएगा, Al3 प्लस 3 लैम्डा नॉट Cl माइनस। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को उनके आयंस की कंडक्टिविटी के बेसिस में फाइंड आउट कर सकते हैं। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में होगा, लेकिन हम लोग को निकालना किसका था, वीक इलेक्ट्रोलाइट का। तो इसको बताने का मतलब ये है कि इन्हीं के हेल्प से हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट को निकालेंगे। हम लोग किसका निकालेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट का, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब उनके हेल्प से ही हम लोग किसका निकालेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट का, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट तो 100% डिसोसिएट होगा नहीं। जब वो 100% डिसोसिएट नहीं होगा तो उसमें से आयंस भी मालूम नहीं पड़ पाएंगे, कितने आयनाइज हुआ कितने आयनाइज नहीं हुए हैं। तो अब देखते हैं कि हम लोग कैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट का निकालते हैं। ठीक है, कैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम लोग निकालते हैं। ठीक, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट हम लोग ले लेते हैं, इसका अगर निकालना है एसिटिक एसिड, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक एसिड है जो 100% डिसोसिएट नहीं होगा। अगर हम लोग इसका निकालते हैं तो अगर स्ट्रांग होता तो इसका कितना होता, ये सिंपली माइनस प्लस लेमडा H प्लस ये निकल के आता है ना, ये निकल के आता। अब देखिए हम लोग ऐसे कंपाउंड का चूज करें, ऐसे सब्सटेंस चूज करें जिसमें हमको ये आयन और ये आयन मिले, लेकिन वो रहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वो क्या रहे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो हमारे पास हमने आपको बताया था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हर टाइप के आपके जितने भी साल्ट होते हैं सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। एसिड कुछ स्पेसिफिक एसिड होते हैं जो कि आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं। साल्ट चाहे वीक एसिड वीक बेस से बना हो, डजंट मैटर, आपका वो स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन अगर आपका एसिड है तो स्ट्रॉन्ग हो सकता है या नहीं हो सकता है। हमारे पास एक साल्ट है Na, सोडियम एथनोएट। ठीक है, सोडियम एसीटेट कह सकते हैं, सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट हमारा ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ है, साल्ट है, 100% डिसोसिएट होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से बिहेव करेगा। इसमें हमको कौन सा आयन मिलेगा, ये वाला। एक हमारे पास है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वाला आयन मिल जाएगा। लेकिन हमारे पास ये देखिए ये 2 एक्स्ट्रा आयन है, तो एक स्पेसिफिक हम लोग साल्ट लेते हैं NaCl।
NaCl ले लेंगे, ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ही है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अब इनके बेसिस पे हम लोग देखेंगे, ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है। मतलब कि अगर हम लोग इनका कंडक्टिविटी निकालते हैं तो हमारी कंडक्टिविटी कितनी आएगी, माइनस प्लस Na प्लस, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा, H प्लस Cl माइनस, इसका कितना हो जाएगा, Na प्लस Cl माइनस, ठीक है। अब देखिए इसका कैसे निकलेगा, ये वैल्यू कैसे आएगी, बहुत दिमाग से एकदम आसान तरीका है। जिस किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में ये वाला आयन और ये वाला आयन मिले, उनको ऐड कर दीजिए, उनको क्या करिए आप, ऐड कर दीजिए। मान लीजिए इसकी वैल्यू हमने क्या ली है, x, इसकी वैल्यू जो ये आपको मिला है, इसकी वैल्यू हम लोगों ने क्या ली है, y, और इसकी वैल्यू हम लोगों ने ले ली है, इसके मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू हम लोगों ने ले ली है z, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या कहा, ये दोनों आयन जिस भी इलेक्ट्रोलाइट में हो उनकी कंडक्टिविटी को ऐड कर दीजिए, क्या करिए, ऐड कर दीजिए, और जिनमें ये आयन नहीं है उनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, उसको क्या करिए आप, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए उसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो देखिए इसको आपने ऐड किया और इसको सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, देखिए इसको ऐड करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको ऐड करें, इसको सब्ट्रैक्ट करें, ये ऐड होगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, ये प्लस है, ये माइनस है, कैंसिल होगा, ये प्लस है, ये माइनस है, कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या निकल के आएगा, देखिए माइनस प्लस H प्लस माइनस माइनस Na प्लस Cl माइनस, ये माइनस। अब देखिए ये कैंसिल, ये कैंसिल, मींस इस इक्वेशन को ऐड किया गया और इसको सब्ट्रैक्ट किया गया, तो वैल्यू क्या निकल के आई, ये वैल्यू निकल के आई। हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया है लैम्डा CH3CO माइनस प्लस H प्लस, जो हमारी डिजायर वैल्यू थी, ये वैल्यू मींस इसको ऐड किया गया, दोनों को इसको सब्ट्रैक्ट किया गया, जिनमें ये आयन प्रेजेंट है उनको ऐड किया गया, और जिस वाले इलेक्ट्रोलाइट में आयन नहीं प्रेजेंट है वो वाले उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया गया। तो अब हमारे पास जो वैल्यू आ रही है इनके बेसिस पे, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, अगर इसको निकाला जाए तो कितनी वैल्यू आ रही है, पहले इक्वेशन में इसकी वैल्यू कितनी मानी गई है, x, इसकी वैल्यू कितनी मानी गई है, y, इसकी वैल्यू कितनी मानी गई है, z। मींस इस तीनों के बेस में हम निकाल सकते हैं कि हमारे पास कितना मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड होगा। इसको ऐड किया गया, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया गया, जिसमें ये आयन मिल रहे हैं उन दोनों मोलर, उनकी मोलर कंडक्टिविटी को ऐड की गई, और जिसमें ये आयन नहीं मिल रहे हैं उसकी मोलर कंडक्टिविटी को माइनस कर दी गई है, ठीक है, उसकी मोलर कंडक्टिविटी को माइनस कर दी गई है। अगर आप देखें तो इसकी वैल्यू आपको मिल जाती है, इसकी वैल्यू आपको मिल जाती है 91.0, इसकी वैल्यू मिल जाती है 495.0, और इसकी वैल्यू मिल जाती है 126.6। अब इसके बेसिस पे आप पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके बेसिस पे आप क्या करेंगे, पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपके पीरियोडिक टेस्ट 1 में यहीं तक आएगा, इसीलिए आज मैं आपको यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ, और आपके बुक में जो भी इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल है उसको आप सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।